हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम श्रव्य सहायक शिक्षण सामग्री या फिर ऑडियो टीचिंग एड्स, इसके अलावा विजुअल टीचिंग एड्स तथा ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हम उनका क्लासिफिकेशन देख चुके हैं तथा हम प्रोजेक्ट एंड नॉन प्रोजेक्टेड मीडिया के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने जो फिर उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी हम जान चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑडियो टीचिंग एड्स। ऑडियो टीचिंग एड्स का मतलब उन सोर्सेज से होता है जिनसे हम अपने कानों का यूज करते हुए जिनसे हम नॉलेज गेन करते हैं या हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका जो मेन सोर्स होता है वो हमारे कान होते हैं, यानी कि ऐसी सामग्रियाँ या मटेरियल्स जिनकी हेल्प से हम अपने कानों द्वारा कोई भी नई चीज़ सीखते हैं, उसे हम ऑडियो टीचिंग एड कहते हैं या सिखाते हैं। इसमें बहुत सारे चीज़ें इंक्लूडेड की गई हैं। मुख्यतः हम जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है उनके बारे में देखेंगे। रेडियो, ग्रामोफोन तथा लिंगुआफोन। इसके अलावा टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेप रिकॉर्डर, ये सभी ऑडियो टीचिंग एड्स के अंतर्गत इंक्लूड की गई है। सबसे पहले हम रेडियो के बारे में जान लेते हैं। रेडियो की कहानी या स्टोरी के बारे में बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1885 से हुई थी। मॉडर्न लाइफ में रेडियो का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो गया कि अब ये हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ बन गई है। रेडियो द्वारा दूर दूर तक रहने वाले बच्चों को एक साथ जो नई से नई घटनाएं होती हैं तथा जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो उनको प्रोवाइड हो जाती है ईजिली। इससे नई नई बातें सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है तथा बच्चों में ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करती हैं। रेडियो द्वारा बच्चों को उच्च कोटि यानी कि टॉप लेवल के एजुकेटर्स से नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम के बारे में तथा उनकी वार्ताओं के बारे में, उनकी स्पीच के बारे में सुनने को मिल जाता है। उनमें इससे क्या होता है, राष्ट्रीयता की भावना जाग जाती है। इसके अलावा आकाशवाणी पर रेडियो द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसमें पाठों की विस्तृत सूचना समय से बहुत पहले उनके प्रकाशनों के माध्यम से दे दी जाती है। इन पब्लिकेशंस में क्लास टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन, डेट तथा टाइम दिए हुए होते हैं तथा टीचर्स को इन पब्लिकेशंस की निरंतर जानकारी रखनी चाहिए तथा अपनी योजना अनुसार अपने लेसन्स को यूज में लाना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रामोफोन या लिंगुआफोन। ग्रामोफोन या लिंगुआफोन भी रेडियो की तरह ही टीचिंग का एक मुख्य मटेरियल है। ग्रामोफोन द्वारा बच्चों को स्पीच तथा सिंगिंग की शिक्षा दी जा सकती है। लिंगुआफोन द्वारा बच्चों को प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण शुद्ध कराकर भाषा की शिक्षा दी जाती है। यानी कि लिंगुआफोन द्वारा बच्चों को भाषा की शिक्षा दी जाती है, उनका उच्चारण ठीक कराया जाता है। शिक्षक को उन दोनों उपकरणों का शिक्षण के समय के अनुसार यूज करना चाहिए तथा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम मॉडर्न एजुकेशन में ग्रामोफोन तथा लिंगुआफोन का यूज काफ़ी बढ़ रहा है, फिर भी ये दोनों जो मटेरियल हैं या दोनों एपरेटस हैं ये शिक्षक का स्थान किसी भी दशा में नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि वह इन एपरेटस का यूज करने के पश्चात बच्चों के सामने विषय का विशिष्ट स्पष्टीकरण अवश्य कर दे। इससे बच्चों को जो ज्ञान हो वो सक्सेसफुली गेन कर सकें। नेक्स्ट है टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो 1880 तक टेली कॉन्फ्रेंसिंग अपनी प्रयोगात्मक अवस्था में थी, यानी कि इस पर रिसर्च चल रही थी, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे और इसका प्रयोग कभी कभी किया जाता था। लेकिन लास्ट कुछ ईयर्स से यह है डिस्टेंस एजुकेशन द्वारा इसका जो यूज है वो डे बाई डे बढ़ने लगा है। लेकिन इसके यूज द्वारा यह पाया गया कि इसमें लागत की कमी आई है तथा शिक्षक की सेवा में गुणात्मक सुधार हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट साधन की बात करें तो ये है टेप रिकॉर्डर जो होता है वो शिक्षण उपकरण यानी कि टीचिंग एड के रूप में टेप रिकॉर्डर एक नया एड है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान अपनी साउंड को किसी भी समय भरकर यानी कि रिकॉर्ड करके उसको सुन सकता है। इस दृष्टि से टेप रिकॉर्डर का यूज जहाँ एक और जो महापुरुष होते हैं या जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी स्पीच को रिकॉर्ड करने के लिए तथा फेमस आर्टिस्ट की पोइट्री, म्यूज़िक आदि को सुनने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट एंड टीचर भी इसकी साउंड को रिकॉर्ड करके उसे सुन सकते हैं। उससे उन्हें बोलने की जो उनकी कैपेसिटी है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है और तथा उसमें जो गलतियाँ हैं उनको सुधारने में उन्हें काफ़ी हेल्प मिलती है। आज टेप रिकॉर्डर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी उपकरण या एड बन गया है। इसका यूज अब कॉलेज तथा यूनिवर्सिटीज़ में भी किया जाने लगा है। इसके बाद हम दृश्य सहायक शिक्षण सामग्री या विजुअल टीचिंग एड्स की बात करेंगे। विजुअल टीचिंग एड्स की बात करें तो ये वो सोर्स होते हैं, वो एड्स होते हैं जिनमें केवल हम अपनी दृश्य इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि अपनी आँखों का प्रयोग करते हैं तथा हम उनके ज्ञान को अपनी आँखों के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। वास्तविक मॉडल, वास्तविक पदार्थ यानी कि कोई भी चीज़ जो रियल ऑब्जेक्ट है उसको हम दिखा सकते हैं। कोई मॉडल, अचल चित्र यानी कि स्टिल पिक्चर्स। नेक्स्ट है मानचित्र यानी कि मैप, रेखा चित्र तथा
आकृतियाँ, लाइन ड्राइंग एंड डायग्राम्स, ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड। तो सबसे पहले हम वास्तविक पदार्थ के बारे में बात कर लेते हैं। वास्तविक पदार्थ की बात करें तो वास्तविक पदार्थों का जो मीन है वो उन चीज़ों से है जिनको बच्चे अपनी इंद्रियों यानी कि अपने सेंस ऑर्गन को मोटिवेशन जिन मटेरियल या एड्स की हेल्प से बच्चे खुद को मोटिवेट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं तथा अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर उनको उनकी ऑब्जर्वेशन शक्ति का डेवलपमेंट करते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जब स्टूडेंट रियल ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उनको टच करते हैं या उनको टेस्ट करते हैं तो उनकी जो उनकी जो विज़न पावर होती है या टच करने की कैपेसिटी होती है ये खुद से निर्मित होने लगती हैं। ये सारी क्रिएटिविटी बच्चों की इमेजिनरी पावर को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। इसका मतलब ये है कि जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके यूज़ से बच्चों को बहुत प्रकार के एक्सपीरियंस प्राप्त होते हैं जो दूसरों के द्वारा दिए गए एक्सपीरियंस की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अच्छे प्रकार के होते हैं। अतः क्लियर है कि बच्चों को मेज, कुर्सी, रोटी, कपड़ा, फल फूल, थर्मामीटर एवं भौतिक तराजू का ज्ञान देने के लिए जितना स्पष्ट उन्हें हम रियल ऑब्जेक्ट दिखाएं उनका किसी विधि से असंभव नहीं है, तो कठिन अवश्य है। शिक्षक को चाहिए कि वह अधिक से अधिक रियल ऑब्जेक्ट को स्कूल के म्यूज़ियम में रखे तथा जिससे बालकों के सामने जब ज़रूरत पड़े तो उनको रिप्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट है मॉडल। मॉडल जो होते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट अथवा उनसे छोटे होते हैं रियल ऑब्जेक्ट से। इनका यूज़ उस समय किया जाता है जब जो रियल ऑब्जेक्ट है या तो उपलब्ध ना हो या इतने बड़े हों कि उन्हें कक्षा में दिखाना ही संभव ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल हाथी, घोड़े, रेल का इंजन तथा जहाज आदि इतने बड़े होते हैं कि उन्हें कक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अतः बच्चों को, स्टूडेंट्स को उन सभी का ज्ञान देने के लिए उनके मॉडल्स या सैम्पल्स दिखाए जाते हैं। याद रहे कि जो सैम्पल्स हैं वो बड़े हों अथवा छोटे हों तथा रियल ऑब्जेक्ट से मिलते जुलते जरूर होने चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सैम्पल या रियल ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करते। इसका कारण यह है कि उन्हें ठीक प्रकार से देखा ही नहीं जाता। ध्यान देने की बात यह है कि मॉडल में रियल ऑब्जेक्ट के बहुत सारे फैक्ट तो दिखाई देंगे तो वे बच्चों की इमेजिनरी पावर को डेवलप करते हुए टीचर को टीचिंग के ऑब्जेक्ट प्राप्त करने में, उद्देश्य प्राप्त करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद हम अचल चित्र यानी कि स्टिल पिक्चर्स की बात करें तो पिक्चर्स का यूज उस समय किया जाता है जब ना तो वास्तविक पदार्थ उपलब्ध हों और ना ही उसके मॉडल्स या सैंपल मिल सकें। दूसरे शब्दों में बोलें तो जब रियल ऑब्जेक्ट या सैंपल का मिलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। याद रहे कि बच्चों से रियल ऑब्जेक्ट के स्पर्श के संबंध में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, फिर भी इनका शिक्षण में विशेष अपना बेनिफिट है। वैसे भी चित्र यानी कि डायग्राम्स सब्सटेंस तथा नमूनों से काफ़ी चीप पड़ते हैं यानी कि सस्ते पड़ते हैं तथा मार्केट में ईजिली अवेलेबल भी होते हैं। तथा ध्यान रखने की बात यह है कि जब टीचर कोई भी बात बता रहे हैं या अपनी नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उनको चित्रों की या डायग्राम्स की हेल्प लेनी चाहिए। बच्चों का ध्यान पाठ की ओर लगा रहे, इससे शिक्षक अपने उद्देश्य को सरलतापूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षकों को स्मॉल क्लासेस में तो डायग्राम्स का यूज जरूर करना चाहिए। याद रहे डायग्राम्स का यूज प्राय सभी स्तरों पर करना चाहिए, पर विशेष रूप से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस तथा लैंग्वेज या फिर गार्डनिंग या नेचुरल ऑब्जर्वेशन, नेचर से रिलेटेड कोई भी ऑब्जर्वेशन है उनके लिए हम डायग्राम्स का यूज जरूर करना चाहिए अपनी टीचिंग में। यदि टीचर को बने बनाए चित्र अवेलेबल ना हो तो पाठ से संबंधित बातों को स्पष्ट करने के लिए वह डायग्राम्स खुद भी बना सकते हैं तथा जो डायग्राम्स हैं वो कलर्ड होने चाहिए तथा अट्रैक्टिव होने चाहिए तथा प्रत्येक बच्चे उन्हें देखकर वास्तविक पदार्थों के आकार तथा रंग रूप से इंट्रोड्यूस हो जाएं। डायग्राम्स में लेसन से रिलेटेड मेन जो भी पॉइंट हैं वो लिखे होने चाहिए, अन्यथा बच्चे क्या करते हैं अगर मेन पॉइंट नहीं होंगे तो बच्चे डाउट में रहते हैं। डायग्राम्स का आकार बड़ा होना चाहिए जिससे क्लास का हर बच्चा या हर स्टूडेंट उन्हें बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट रूप से उनसे लाभ उठा सके। इसके बाद हम मानचित्र की बात करेंगे। मानचित्र की बात करें या मैप्स की बात करें तो मैप्स का यूज ऐतिहासिक घटना यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड तथा हिस्टोरिकल मोमेंट तथा ज्योग्राफिकल फैक्ट आदि की स्टडी के लिए किया जाता है। मानचित्र मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है रेखा चित्र तथा आकृतियाँ, लाइन डायग्राम्स एवं लाइन ड्राइंग्स एंड डायग्राम्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिक्षक को वास्तविक पदार्थ, नमूने तथा चित्र एवं मानचित्र उपलब्ध नहीं होती। ऐसी स्थिति में शिक्षक को भाव प्रकाशन के लिए डायग्राम का यूज करना चाहिए और उन्हें लाइन डायग्राम तथा डायग्राम्स का यूज हम ज्योग्राफी में, लैंग्वेज में, हिस्ट्री में, मैथ में, साइंस आदि में कर सकते हैं। नेक्स्ट है चार्ट। नेक्स्ट है ग्राफ का यूज, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो निजी होती है। ग्राफ के प्रयोग से बच्चों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स तथा साइंस आदि सब्जेक्ट की नॉलेज इजीली हो जाती है।
तथा ग्राफ की हेल्प से भूगोल के लेसन्स में क्लाइमेट चेंज, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन आदि का ज्ञान दिया जा सकता है। तथा हिस्ट्री टीचिंग में इसके यूज से हम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि स्वतंत्रता संग्राम की प्रगति, धार्मिक अथवा राजनीतिक विकास की प्रगति ज्ञान देने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इसके बाद हम चार्ट की बात करें तो चार्ट के यूज से शिक्षक को शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त करने में अधिक सहायता मिलती है। ध्यान देने की बात यह है कि चार्ट का यूज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सिविक्स तथा मैथ्स, साइंस आदि सभी विषय में ईजिली किया जा सकता है। नेक्स्ट है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड एक उपयोगी टीचिंग एड है। इस पर देश की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तथा सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं तथा अपनी इन्फॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करके बच्चों को क्यूरियोसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। इनके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहे। बुलेटिन बोर्ड भी शिक्षक के बड़े काम की वस्तु है। बुलेटिन बोर्ड से लाभ उठाने के लिए शिक्षक को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित रिप्रेजेंट की जाने वाली मटेरियल को बच्चे की रुचि, मानसिक स्तर यानी कि उनका मेंटल लेवल क्या है तथा एज तथा उनकी योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। बुलेटिन बोर्ड पर दिखाने वाली इन्फॉर्मेशन एक निश्चित क्रम में अरेंज होनी चाहिए। बुलेटिन बोर्ड पर रिप्रेजेंट की हुई सामग्री या मटेरियल इतनी बड़ी होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को उससे दूर से ही देख सकें। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लैनेल बोर्ड। इसके बाद फ्लैनेल बोर्ड फ्लैनेल बोर्ड फ्लैनेल बोर्ड संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, जादू की लालटेन जिसको हम मैजिक लैंटर्न कहते हैं। फ्लैनेल बोर्ड जो होता है वो मॉडर्न एरा में काफ़ी यूज़फुल एड है। इसको बनाने में 36 इंच और गुणा 48 इंच की प्लाईवुड अथवा हाई बोर्ड के टुकड़े पर इतने ही माप के एक फ्लैनेल बोर्ड के कपड़े को खींचकर बांध दिया जाता है। उसके बाद उस पर बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड डायग्राम्स, मैप्स, लाइन डायग्राम्स, ग्राफ्स आदि रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है म्यूजियम। म्यूजियम में हम क्या करते हैं कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं, उनको कलेक्ट करके रखते हैं तथा उनको फिर दिखाया जाता है। नेक्स्ट है जादू की लालटेन या मैजिक लैंटर्न। जादू की लालटेन एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। यह जो एड है वो टीचिंग को काफ़ी सजीव एवं इफेक्टिव बनाने में काफ़ी यूजफुल होता है। इसकी यूजनेस को प्रायः सभी एजुकेशनिस्ट ने एक्सेप्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट है श्याम पटिया की यानी कि ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड कक्षा अध्ययन में दृश्य साधन के रूप में सर्वाधिक जो यूज होता है वो सबसे ज़्यादा ब्लैक बोर्ड ही यूज होता है। ब्लैक बोर्ड का हमें उचित एवं सभी विधिपूर्वक उपयोग करना चाहिए। अपने लेसन को ईजी बनाना चाहिए। इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा राइटिंग क्लियर होना चाहिए तथा ब्लैक बोर्ड पर क्लियरिटी से लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है EPDA यानी कि चित्र विस्तारक यंत्र। इस उपकरण में ट्रांसपेरेंसीज की जरूरत नहीं होती। पुस्तकों की जो भी मुद्रित पाठ्य वस्तु या आकृतियों को सीधे पर्दे पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। चित्र का विस्तार भी कर लिया जाता है, इसलिए उसे हम ओपेक प्रोजेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स एंड प्रोजेक्टर। स्लाइड्स के द्वारा विभिन्न विषयों की सूक्ष्म बातों को स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाया जा सकता है। स्लाइड्स दिखाते समय शिक्षक पाठ की कठिन तथा गहन बातों को अपने कथन द्वारा स्पष्ट करते हैं। इससे पाठ ईजी तथा इंटरेस्टिंग हो जाता है और बच्चे ज्ञान को आसानी से गेन कर लेते हैं। स्लाइड शीशे की बनाई जाती हैं। इनके टूटने का डर भी रहता है, साथ ही यह काफ़ी भारी भी होती हैं, इसलिए इन स्लाइड को फिल्म के ऊपर भी बनाया जाने लगा है। इन फिल्म पर बनी हुई स्लाइड को फिल्म स्ट्रिप की संज्ञा दी जाती है। फिल्म स्ट्रिप को बनाने के लिए प्रायः किसी पार्ट से 15 से 20 स्लाइड्स को 35 मिलीमीटर की फोटोग्राफी की फिल्म पर बनी हुई स्लाइड्स की फिल्म पट्टी को कक्षा के सामने प्रोजेक्टर द्वारा पर्दे के ऊपर करके दिखाया जाता है। इससे पार्ट में काफ़ी सजीवता आ जाती है तथा EPDA की अपेक्षा चित्र दर्शक का महत्व कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है साउंडलेस मोशन पिक्चर्स यानी मूक चित्र। मूक चित्र की बात करें तो मूक चित्र चलचित्र का पहला रूप है। इसमें क्रियाएं तो पूरी दिखाई जाती है लेकिन इनमें कोई साउंड नहीं होती है। दूसरे शब्दों में जो साउंडलेस मोशन पिक्चर्स होती हैं वो विभिन्न विषयों तथा क्रियाओं जैसे सफाई के साधन, विभिन्न रोगों से बचने के उपाय, प्राकृतिक दृश्यों आदि का वर्णन आसानी से रूप से कर सकती हैं। नेक्स्ट है ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP या फिर स्रोतर प्रक्षेपक। यह एक नया उपकरण विकसित हुआ है जिसे हम ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं। इसकी हेल्प से इसकी उपयोगिता के कारण यह काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ है। प्रक्षेपक के उपकरण में 7 इंच गुणा 7 इंच या 1 इंच गुणा 1 इंच का एक बड़ा एयर प्रेशर होता है। यह ओपेक प्रोजेक्टर के समान ही होता है, लेकिन इसमें प्रकरण में अनेक अनुदेशात्मक सामग्री जैसे चार्ट, चित्र, मानचित्र, आकृतियाँ तथा शिक्षण प्रपत्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है। साथ साथ शिक्षक कक्षा में उनका विवरण प्रस्तुत करता रहता है और सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त करता रहता है। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री। श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री वह सामग्री होती हैं जिनमें सुनने तथा जो कि हमारी ऑडियो सेंसरी ऑर्गन्स हैं तथा जो हमारी विजुअल सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन दोनों का यूज हम करते हैं। इसमें जो हम नॉलेज है वो सुनने से तथा देखने दोनों हम अपने सेंसरी ऑर्गन का यूज करते हैं। इसके लिए इसमें बहुत सारे
एड्स हैं, इसमें हम चलचित्र या सिनेमा, दूरदर्शन, शैक्षिक भ्रमण, प्रदर्शनी या वस्तुएं तथा नाटक आदि को इंक्लूड करते हैं। चलचित्र यानी कि सिनेमा की बात करें तो चलचित्र सिनेमा एक साउंडलेस मोशन का दूसरा रूप होता है। इसमें साउंडलेस मोशन पिक्चर की तरह ही क्रियाएं भी दिखाई जाती है, साथ ही इसमें साउंड की व्यवस्था भी होती है। इस प्रकार चलचित्र अथवा सिनेमा 20वीं शताब्दी की शिक्षा का सस्ता, सुलभ एवं यंत्रीकृत महत्वपूर्ण साधन है। इसका प्रयोग रेडियो और टेलीविजन से अधिक प्रभावशाली होता है, तो इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। नेक्स्ट है समाचार संबंधी, फिल्म आलेख संबंधी। इसमें समाचार संबंधी फिल्मों का तात्पर्य उन फिल्मों से है जिनके द्वारा बच्चों को सामाजिक विषयों की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है टेलीविजन या दूरदर्शन। टेलीविजन भी रेडियो की तरह 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक उपलब्धियों में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। रेडियो द्वारा तो हम उच्च कोटि की शिक्षा शास्त्रियों तथा कलाकार की केवल वाणी ही सुन सकते हैं, परंतु टेलीविजन पर उन सबकी शक्लें तथा उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए हम देख सकते हैं। कक्षा नेक्स्ट है इसके बाद शैक्षिक भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप। भ्रमण कक्षा के बाहर स्थित किसी स्थान का योजनाबद्ध निरीक्षण है। शैक्षिक भ्रमण तभी आयोजित किया जाता है जब कक्षा की चार दीवारी में विषय के किसी पक्ष को भलीभांति स्पष्ट करना संभव ना हो। फॉर एग्जाम्पल नदियों का कार्य, विभिन्न प्रकार की चट्टानें, कृषि उपजें, व्यापारिक केंद्र, डाक खाने का कार्य, पंचायत का कार्य आदि। इसके बाद प्रदर्शनीय वस्तुएं, एग्जीबिशंस। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा निर्मित वस्तुएं, बुलेटिन बोर्ड तथा पोस्टर आदि का प्रदर्शन सम्मिलित है। इनका उपयोग शिक्षार्थियों को पाठ के प्रति अभिप्रेरित करने अथवा पाठ के विकास में सहायता लेने अथवा पाठ का समाहरण करने की दृष्टि से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट है ड्रामा। नाटक अथवा अभिनय एक ऐसा श्रव्य दृश्य साधन है तथा शिक्षण विधियां हैं जिससे प्राचीन काल से ही शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नाटक देखने अथवा इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने की इच्छा सभी बालकों में होती है। जब नाटक देखते हैं अथवा खेलते हैं तो शिक्षक की क्रिया इतनी प्रभावशाली बन जाती है कि सभी बालक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा व्यवहारिक अनुभवों को स्वाभाविक रूप से प्राप्त करके नैतिक आदर्श एवं गुणों को सहज ही ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद है श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं। श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताओं की बात करें तो श्रव्य दृश्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो, छात्रों को शिक्षण में सक्रिय रखे। श्रव्य दृश्य सामग्री सुंदर तथा आकर्षक होनी चाहिए, परंतु इसके यह अर्थ नहीं है कि वह इतनी सुंदर हो कि बालक उसकी सुंदरता में लीन हो जाए, मूल पाठ से विचलित हो जाए। श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग, जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि उसे कक्षा में ना लाया जा सके तो हमें इसका यूज करना चाहिए, जैसे ताजमहल, बिरला मंदिर, हाथी घोड़े आदि। तथा जब वस्तु इतनी छोटी कि उसे सरलतापूर्वक ना देखा जा सके, जैसे एटम बम विवाह आदि, तो हम श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री चयन के सिद्धांत। तैयारी का सिद्धांत, अध्यापक तथा छात्रों को चाहिए कि वे श्रव्य दृश्य सामग्री के उचित प्रयोग के लिए पहले से तैयार रहें ताकि तैयारी करें। नेक्स्ट है मार्गदर्शन। छात्रों का उचित मार्गदर्शन किया जाए ताकि वे अपने प्रत्यक्षीकरण द्वारा सहायक साधनों का पूर्ण लाभ उठा सकें। उद्देश्यों का ज्ञान, छात्रों को श्रव्य दृश्य सहायक साधनों से संबंधित शिक्षण अधिगम क्रियाओं में उनके सम्मिलित होने के उद्देश्यों का ज्ञान हो। सहायक साधन संबंधी ज्ञान, अध्यापकों को निम्न ज्ञान प्राप्त हो। सहायक साधन की प्रकृति, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे किस प्रकार में लाया जाए प्रयोग में। नेक्स्ट है जैविक नियंत्रण सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग में जैविक सुविधाओं का प्रबंध करना, आवश्यक ब्यौरा प्राप्त करना। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। यह सिद्धांत अध्यापक से सहायक सामग्री के उपयुक्त प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा करता है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तविक प्रस्तुतिकरण से पूर्व अध्यापक सहायक सामग्री प्रयोग की सावधानी पूर्वक योजना बना लें और उसके प्रयोग को पहले से ही समझ लें। नेक्स्ट है क्रिया का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। इस सिद्धांत द्वारा अध्यापकों से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रों को श्रव्य दृश्य अनुभव स्थिति के प्रति उपयुक्त ढंग से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में सहायता दें। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अप्रेशियल। यह सिद्धांत कुछ अपेक्षाएं करता है। पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति की परिप्रेक्ष्य में श्रव्य दृश्य सामग्री तथा उसकी सहायता विधियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए। यह मूल्यांकन पाठ शुरू करने से पहले लिखे गए प्रश्नों पर विचार करने से हो सकता है। तो आज हमने श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।